हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो जैसा कि आपको पता है, जनरल साइंस के टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है और इसका ये पार्ट सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करते हैं टॉप 500 क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखा करिए और लास्ट में अपने कमेंट करके स्कोर जरूर बताया करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके इसका रिस्पॉन्स जरूर दिया करिए। ठीक है, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है, तो आप लोग कमेंट करके एटलीस्ट अपना रिस्पांस दिया करो कि कैसा आपको वीडियो लगा। ये वीडियो सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पे भी जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके, और वीडियो के पीडीएफ के लिए आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कर लो, जिससे कि आपको वीडियो की पीडीएफ के साथ साथ क्विज भी यहाँ पे अवेलेबल कराई जा रही है, जिसमें आप अपनी रैंकिंग देख सकते हो, अपना टेस्ट दे सकते हो और टाइमिंग कितनी आपको लगी ये सब इसमें पता चल जाएगी। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक ऐप को नहीं इंस्टॉल किया है जल्दी से ऐप को इंस्टॉल करिए, जिससे कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल साबित हो सके। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए होता है? आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो मेटल्स के लिए है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी 2,8,8,2। ये किसका होता है? तो मेटल्स का होता है। इसका समझ लीजिए एक्सप्लेनेशन। 1 से लेकर के अगर 4 तक वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका होगा मेटल। 5 से लेकर के 7 तक होंगे तो ये हो जाएंगे नॉन मेटल्स। ओके, और जिसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या हो जाएगा? तो ये होता है नोबल गैस यानी कि अक्रिय गैस। तो ये क्या हो गई? नोबल गैस हो गई। ये क्या हो गया? नॉन मेटल्स हो गया। और ये क्या हो गया? तो ये मेटल्स हो गया। क्लियर हो गया? इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। तो मेटल वह है जो सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं और धातुओं के परमाणु के साथ धात्विक बंध बनाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के किस अंग के द्वारा होता है? इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर के ताप का नियमन होता है। क्लियर हो गया? हाइपोथैलेमस की आप लोग लोकेशन देखो, ये कहाँ पे पाया जाता है और इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। हाइपोथैलेमिक डिस्फंक्शन समस्या होने से ब्रेन के हाइपोथैलेमस भाग की कार्यक्षमता गड़बड़ाती है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? तो यह पिट्यूटरी ग्लैंड को भी क्या करता है? नियंत्रित करता है, यानी कि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है, जो सभी ग्रंथियों में प्रमुख होती है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए पायरोमीटर के द्वारा सौर विकिरण को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी 3.26 जो प्रकाश वर्ष होते हैं वो होते हैं एक पारसेक में। ओके, 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह दूरी की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। आपातकालीन ग्रंथि यानी कि इमरजेंसी ग्लैंड कौन सी है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो कौन सी ग्लैंड है? तो वो इमरजेंसी ग्लैंड होती है। कैसे? इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। तो एड्रिनल ग्लैंड जब कोई व्यक्ति बहुत खुश या डरा हुआ होता है तो यह हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में स्रावित होता है। इस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि यानी कि ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी भी कहा जाता है। यहाँ तो एकदम अच्छे से क्लियर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। नेपच्यून की खोज किसने की थी? तो नेपच्यून की खोज की थी गैले ने। ठीक है, किसने की थी? गैले ने की थी। नेपच्यून क्या होता है इसका एक्सप्लेनेशन देखिए अच्छे से। तो हमारे सौरमंडल का 8वां ग्रह क्या है? तो ये है नेपच्यून। ठीक है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह किसे कहा जाता है? तो नेपच्यून को कहा जाता है। इसके उपग्रहों की संख्या याद रखिए, यानी कि इसके पास कितने मून्स हैं? तो इसके पास 12 मून्स हैं। ओके, वरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो ये की थी जोहान गाले ने। क्लियर हो गया? आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जल शीशा यानी कि वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे निकाल लीजिएगा O2। ठीक है, Na2SiO2 जो होता है वो वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र होता है और इसकी जगह पे अगर K2SiO2 होता तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता। ठीक है, तो Na2SiO2 और K2SiO2 वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। गुणसूत्र किससे बनते हैं, यानी कि क्रोमोसोम जो होते हैं कैसे फॉर्मेशन होते हैं? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी डीएनए तथा प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं गुणसूत्र। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हो, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? तो क्रोमोसोम पाया जाता है। और क्रोमोसोम किससे मिलकर के बना होता है? तो डीएनए तथा प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। क्लियर हो गया? आइए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लीजिए। तो गुणसूत्र या क्रोमोसोम सभी वनस्पति व प्राणी की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं जो सभी आनुवांशिक गुणों को निर्धारित एवं संचरित करते हैं। क्लियर हो गया? एक चीज़ और याद रखिएगा, बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं
मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये 46 होती है, यानी कि 23 के जोड़े में होते हैं। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक हीटर में तार किस चीज़ से बना होता है? तो जो आप लोग हीटर यूज़ करते हो देखा होगा सभी ने, तो हीटर के जो तार होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि नाइक्रोम के बने होते हैं। ठीक है, किसके बने होते हैं? तो नाइक्रोम के बने होते हैं। ओके, और देखिए आपके लिए एक और बिग सरप्राइज़ है कि ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के एंड्रॉयड ऐप पे ही सुपर 30 की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और ये डेली आपको रात को 10 बजे मिलती है। इसमें सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के एंड्रॉयड ऐप को जरूर इंस्टॉल करो। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है। त्वरण ज्ञात करने का सही फॉर्मूला क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जैसा कि आपने फॉर्मूला देखा होगा, v इज इक्वल्स टू क्या होता है? तो ये होता है u प्लस ए टी। ठीक है, यहाँ से आप a की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई में t। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आर्किमिडीज नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। जल उत्प्लावन का नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है आर्किमिडीज नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक के द्वारा। यह नियम क्या होता है? आइए इसका एक्सप्लेनेशन में देखिए। तो यह नियम होता है कि जिसके अनुसार किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु के द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होगा। क्लियर हो गया? जब कोई वस्तु जल में डुबाई जाएगी तो वस्तु पे जो लगने वाला उत्प्लावन बल होगा उस वस्तु के द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन के लिए उत्तरदायी तत्व है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी तत्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन क्या होता है? एक प्रकार का पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन क्या है? तो ये पॉलीपेप्टाइड से ही मिलकर के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि 55% जो होता है मानव रक्त में प्लाज्मा होता है। उसके अलावा 45% क्या होता है? तो इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो होती हैं वो इन 45% में रहती हैं। बाकी 55% प्लाज्मा होता है। क्लियर हो गया? इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखिए। तो रक्त एक तरल पदार्थ होता है जिसके 2 भाग होते हैं। द्रव्य भाग जिसे प्लाज्मा कहा जाता है ये होता है 55%, और ठोस भाग जो कोशिकाओं का बना होता है ये होता है 45%। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षमता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? विद्युत क्षमता यानी कि पावर का प्रतिनिधित्व कौन सा नहीं करता है? तो P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आप सबने सुना होगा, वी आई भी सुना होगा और वी स्क्वायर अपॉन में आर भी सुना होगा। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आई आर स्क्वायर जो होता है वो पावर का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पोमोलॉजी जो होता है वो फलों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं अध्ययन से रिलेटेड, इसको ज़रूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड यानी कि एनर्जी का पिरामिड हमेशा कैसे होता है? तो ये होता है हमेशा सीधा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। घड़ी में जब चाबी दी जाएगी तो कौन सी ऊर्जा संग्रहित होगी? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा जो होती है घड़ी में चाबी देने पर संग्रहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। बिना मिट्टी के पौधों को पोषक तत्वों से युक्त घोल में उगाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग, हम आपको बता चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, यानी कि हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, बिना मिट्टी के पौधों को पोषक तत्वों से युक्त घोल में उगाने की क्रिया कहलाती है हाइड्रोपोनिक्स, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हो यहाँ पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। एक्सरे का आविष्कार किया गया था। एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था रॉन्टजन के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? कल आपसे पूछा गया था कि रसोई गैस में कौन सी गैस होती है, तो आपका आंसर था ब्यूटेन एवं प्रोपेन। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, यानी कि ब्यूटेन गैस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाइड्रा किस वर्ग का प्राणी है? तो हाइड्रा जो होता है वो फाइलम सिलेंट्रेटा वर्ग का प्राणी होता है, और ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये जल में पाया जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। हाइड्रा सिलेंट्रेटा संघ का प्राणी होता है। इसका जलीय जंतु आकार कुछ मिलीमीटर का ही होता है तथा इनके अध्ययन के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है।
चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मूंगा चट्टान कहा जाता है किसको? चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, यानी कि 1 एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल्स टू। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू को ज़रूर याद रखिएगा, कई न्यूमेरिकल फॉर्मूले जो आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन है, यानी कि सूर्य जो होता है वो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। तो सूर्य पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा क्या होता है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसको हम लोग उत्पादक कहे जाते हैं, उसके बाद जितने भी उपभोक्ता होते हैं वो सारे पेड़ पौधे पे निर्भर रहते हैं। तो सूर्य से ही सारा काम चल रहा है, यानी कि सूर्य जो होता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवाणुओं की खोज की थी। इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। तो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की खोजकर्ता कौन है? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं। इन्होंने कब किया? एक कोशिका वाले प्रोटोजोआ नामक जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज की थी, और उन्होंने इस जंतु का नाम क्या दिया? तो एनीमुकुलस नाम दिया था। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बर्नौली का प्रमेय है, तो बर्नौली का प्रमेय जो है वो किस पे आधारित है? तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि बर्नौली की जो प्रमेय होती है वो ऊर्जा संरक्षण पे आधारित होती है। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है। कौन सी थ्योरम? तो बर्नौली की थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? तो इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि कॉपरनिकस ने सोलर सिस्टम को खोजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मिसाइल किसने विकसित की थी? तो जल्दी से बताइए, मिसाइल किसने विकसित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि वर्नर वॉन ब्रॉन ने मिसाइल को विकसित किया था। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पादप कोशिका में डीएनए होता है, तो पादप कोशिकाओं में डीएनए कहाँ पे होता है? तो इसका आंसर करेक्ट है, हरित लवक में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, और केंद्रक में भी होता है। यानी कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, पादप कोशिकाओं में डीएनए सभी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। प्लांक नियतांक की इकाई है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से पूछा जा रहा है प्लांक कांस्टेंट की इकाई क्या है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि जूल सेकेंड जो होती है वो प्लांक कांस्टेंट की इकाई मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, किसी घड़ी की लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होता है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि उसकी अवधि जो होती है वो बढ़ जाती है और घड़ी पीछे हो जाती है। ठीक है, तो अगर उसकी लंबाई बढ़ाएंगे तो उसकी अवधि बढ़ेगी और घड़ी पीछे हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन देखिए थोड़ा सा, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर उसकी अवधि बढ़ती है, यानी कि टी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वीएल के, इसलिए उसकी अवधि बढ़ेगी और घड़ी क्या हो जाएगी? सुस्त हो जाने के कारण पीछे हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न 3 आर में से किनको पर्यावरण के अनुकूल माना गया है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल जो होते हैं, ये 3 ऐसे आर हैं जो पर्यावरण के लिए अनुकूल माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या होती है? तो ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई होती है, आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन, यानी कि डेसिबल। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो स्मॉल डी और कैपिटल बी से इसको डिनोट किया जाता है, डेसिबल को। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो ऐसी कौन सी गैस है जो वायु को प्रदूषित नहीं करेगी? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये वातावरण को प्रदूषित नहीं करती है। ये एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है जिसके प्रेजेंस में वातावरण का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वातावरण में उपस्थित मात्रा जल से क्रिया करके प्रकाश संश्लेषण करती है, अतः यह वातावरण को प्रदूषित नहीं करती है। क्लियर हो गया? जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक गैसेस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे छोटा फूल वाला पौधा है, तो सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ही, यानी कि वोल्फिया जो होता है वो सबसे छोटे फूल वाला पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विश्वतीय व्यास से कितना छोटा होता है? पृथ्वी का होगा। ठीक है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विश्वतीय व्यास से कितना छोटा है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन, यानी कि 42 किलोमीटर जो होता है वो कम होता है। इसके एक्सप्लेनेशन से समझ लीजिए। तो जो पृथ्वी का विश्वतीय व्यास यानी कि भूमध्य रेखीय व्यास होता है वो कितना होता है? 12,756 किलोमीटर होता है, जबकि ध्रुवीय व्यास होता है 12,714 किलोमीटर।
तो इससे कितना कम है, तो ये हो जाएगा 42 किलोमीटर कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं। तो कोशिका गतिविधियां जो होती है वो नियंत्रित की जाती है न्यूक्लियस के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, न्यूक्लियस के द्वारा कोशिका की गतिविधि नियंत्रित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसमें से बताइए ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हाइड्रोजन जो होती है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। 40 देखिए क्या है, अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं। तो अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्या, तो ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। कितने टाइप के प्लास्टिस होते हैं इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। तो टाइप ऑफ जो प्लास्टिस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट आप सबने सुना है, जो पौधों की पत्तियों में उपस्थित होता है, जिसकी वजह से पौधों का कलर क्या होता है, हरा होता है, ठीक है, पौधों की पत्तियों का कलर हरा होता है। क्रोमोप्लास्ट की वजह से जो फूल होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट कोई रंग नहीं देता है। ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पृष्ठ तनाव की विमा है, सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या है, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे करेक्ट करिएगा, आपका आंसर करेक्ट ऑप्शन बी, यानी कि ML0 T-2 होता है। क्या होता है, ML0 T-2, ठीक है, यहाँ पे L-2 लिखा है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 से लेकर के 40 जो होती है वो साधारण बातचीत की तीव्रता होती है। अभी इसके पहले के क्वेश्चन में हमने बताया था आपको कि ध्वनि की तीव्रता कैसे मापते हैं, तो ये डेसिबल से मापते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डीबी से। क्लियर हुआ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बिग डीपर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। बिग डीपर सप्तऋषि तारामंडल के 7 चमकीले तारों का समूह होता है। यहाँ पे होगा 7, इसको क्लियर करिए, 7 चमकीले तारों का एक तारापुंज होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कपड़े धोने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी, यानी कि अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर कार्य करती है कपड़े धोने वाली मशीन। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। अपकेंद्रीय बल क्या होता है, तो अपकेंद्रीय बल वह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और वह कैसा बल होता है, तो यह एक आभासी बल होता है, ठीक है, जो कि अभिकेंद्रीय बल के समान तथा विपरीत दिशाओं में कार्य करता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इसको कहते हैं हम लोग आइसोटोप। आइसोटोप किसे कहा जाता है, यानी कि समस्थानिक, ठीक है, उसकी परमाणु क्रमांक तो समान रहेगी पर द्रव्यमान संख्या जो होगी वो एक से ज़्यादा होगी। जैसे कि हाइड्रोजन का देख रहे हैं आप लोग, प्रोटियम है, ड्यूटीरियम है और ट्राइटियम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तो सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कोरोना या किरीट जो होती है वो सूर्य की सबसे ऊपरी परत का नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, आवर्त सारणी का सबसे कठोर तत्व क्या है। तो आपसे पूछा जा रहा है सबसे कठोर तत्व क्या है आवर्त सारणी का, तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि हीरा जो होता है, डायमंड, ये आवर्त सारणी का सबसे कठोर तत्व माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, लोलक की काल अवधि यानी कि टाइम पीरियड किसके ऊपर निर्भर करती है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन बी, यानी कि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है लोलक की काल अवधि। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे उसका टाइम पीरियड भी क्या होगा, तो बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है, T = 2 पाई अंडर रूट में L/g होता है, ठीक है। तो T जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √L के। तो जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी उसका टाइम पीरियड भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तो आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, आकाशगंगा किस रूप में वर्गीकृत की गई है। तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में आकाशगंगा को वर्गीकृत किया गया है। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लीजिए। आकाशगंगा उस आकाशगंगा का नाम है जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है। आकाशगंगा आकृति में कैसा है, तो यह एक सर्पिल आकृति की गैलेक्सी है जिसका एक बड़ा केंद्र है और उससे निकलती हुई कई वक्र भुजाएं हैं। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जब इनो का लवण जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण क्या है। इनो के लवण को जब हम जल में डालते हैं तो बुलबुले बनते हैं, उसका कारण होता है CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से बुलबुले बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होती है। तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, इसको याद रख लीजिए। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि जर्मन सिल्वर जो होता है, जर्मन सिल्वर, उसमें सिल्वर नहीं पाई जाती है, ठीक है। जर्मन सिल्वर किसका किसका मिलके बना होता है, मिश्रण किसका होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताओ ज़रा।
आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। निम्नलिखित में से क्या भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज माना जाता है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, पानी में चीनी का जो घुलना होता है वो एक प्रकार का फिजिकल चेंज होता है। इसके अलावा लोहे पर जंग लगना, दूध में दही का बनना और हवा में चांदी का काला होना, ये सारे क्या है? तो केमिकल चेंजेस होते हैं ये सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब तार का व्यास 2 गुना हो जाता है तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? आपसे पूछा जा रहा है अगर तार के व्यास को 2 गुना कर देंगे तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी, यानी कि यह 1/4 हो जाता है, यानी कि 1/4 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करती है। तो जब जल में CO2 गैस को कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोला जाता है तो यह बनाती है दुर्बल अम्ल यानी कि कार्बोनिक एसिड बनाती है, दुर्बल अम्ल यानी कि H2CO3 बनाती है। ओके, क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन को टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है? तो टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है विटामिन ई को, यानी कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, और सारे विटामिन के रासायनिक नाम क्या होते हैं देखिए आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 पे। विद्युत बल्ब को भरने में प्रायः प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है विद्युत बल्ब को भरने में। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, बादलों पर किस रसायन का छिड़काव करके कृत्रिम वर्षा कराई जाती है? तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करके कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है। तो प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि यह बहुलक है आइसोप्रिन का। आइसोप्रिन का फॉर्मूला क्या होता है देखिए इसको आप लोग, प्राकृतिक रबर आइसोप्रिन का बहुलक होता है जिसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CCH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसका IUPAC नेम क्या होता है? तो ये होता है 2-मेथाइल 1,3-ब्यूटाडाइल। ओके, 1,3-ब्यूटाडाइल होगा। प्राकृतिक रबर को रबर के पौधे लैक्टस से प्राप्त किया जाता है। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, 1 किलोवाट घंटे कितने मेगाजूल के बराबर होता है? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि 3.6 मेगाजूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे, इसको बाद में डिस्कशन करते हैं, एक बार फिर से रिपीट हुआ है अभी। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री यानी कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्यों जानते हैं प्रोटीन के कारखाने के नाम से? तो देखिए, क्योंकि प्रोटीन राइबोसोम में निर्मित होते हैं और प्रोटीन अमीनो एसिड की छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 61 जो आपका फिर से रिपीट हुआ है, प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम पचाता है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रोटीन को ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो पचाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक गैस क्यों है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करने की रेट होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की, यह ऑक्सीजन से भी ज़्यादा होती है, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि Fe2O3.XH2O जो होता है ये जंग का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो प्रायः अम्लीय होते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं यानी कि मेटल्स के ऑक्साइड वो क्षारीय होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, अधातु के ऑक्साइड का pH मान प्रायः 7 से कम होता है और जिसका pH मान 7 से कम होता है वो क्या होता है? तो वो अम्लीय होता है, इसलिए अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग उसका पुष्प होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, निम्नलिखित में से क्या चाल की इकाई नहीं है? तो चाल की इकाई क्या नहीं है ये आपको बताना है। इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन सी, यानी कि मीटर स्क्वायर प्रति घंटे, ये जो होता है ये चाल की इकाई नहीं है। चाल की इकाई क्या क्या होती है? तो मीटर पर सेकेंड होती है, किलोमीटर प्रति घंटे होती है और सेंटीमीटर पर सेकेंड भी होती है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी रचना एक कोशिकीय होती है? तो आपको बताना है एक कोश की रचना किसकी होती है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी, ठीक है। अमीबा भी एक कोशिकीय होता है, पैरामीशियम भी होता है और श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC जो होती हैं ये भी कैसी होती है? तो एक कोशिकीय जीव होती हैं। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है,
एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जीव होते हैं जिसमें केवल एक ही कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके विपरीत जो बहु कोशिकाएं होती हैं उनमें एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। एक कोशिकीय जीव को देखने के लिए सूक्ष्मबीन यानी कि माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। क्लियर हो गया? आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधे से मिलकर के बने होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है लाइकेन के बारे में। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी, कवक और शैवाल जो होते हैं वो मिल करके लाइकेन बनाते हैं। ठीक है, कवक और शैवाल के बीच में सहजीविता का जो संबंध होता है वो लाइकेन दर्शाता है। देखिए ध्यान रखिएगा, ये सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टॉप 500 की सीरीज़ चलाई जा रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। इससे आपके बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन क्लियर होंगे और एग्जामिनेशन में आपका अच्छा स्कोर करने में मदद करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 पे। किस पौधों के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि मूंगफली जो फलों के पौधे होते हैं इसको भूमि के नीचे पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा को रखता है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन है, यानी कि बैगनी प्रकाश जो होता है वो अधिकतम ऊर्जा को रखता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। रॉकेट को उड़ाने में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तरल हाइड्रोजन जो होता है यह रॉकेट को उड़ाने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन और धनात्मक आयन कि कुछ अंशों के मिश्रण से बना है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आयनोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहला मंडल कौन सा होता है? तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर होता है बाह्य मंडल। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। अग्निशमन के लिए हम किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है अग्निशमन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 75। जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जल प्रवाह को जो मापने की यूनिट होती है वो होती है क्यूसेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो सबसे लंबा पौधा कौन सा है? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि यूकेलिप्टस जो होता है वो दुनिया का सबसे लंबा पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 77। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इसको कहा जाता है टेंडन। ठीक है, क्या कहते हैं? तो टेंडन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति तेजी से आती ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी, यानी कि उसके बीच तेजी से गतिमान वायु के दाब में अंतर। ठीक है, उसके बीच तेजी से गतिमान वायु के दाब में अंतर की वजह से वह खिंचाव महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो जल्दी से बताइए, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। एम्फीबिया बताता है, तो एम्फीबिया क्या होता है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी, यानी कि जल और स्थल दोनों में रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया कहा जाता है। इसका सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल क्या है? तो ये है मेढक। ठीक है, वह जल और स्थल दोनों पे रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी, पैथोजन जो होता है वो बीमारी फैलाने वाले एजेंट का नाम होता है। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा समझ लीजिए। तो रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को रोगजनक यानी कि पैथोजन कहते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक आदि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? दो उत्तरोत्तर श्रृंग एवं दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग एवं गर्त के बीच की दूरी को कहते हैं तरंग दैर्घ्य। जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हो कि ये दो उत्तरोत्तर श्रृंग हैं। ठीक है, यानी कि ये लाइन है और फिर ये लाइन जाएगी, तो इनके बीच की दूरी को कहा जाएगा तरंग दैर्घ्य, यानी कि वेवलेंथ, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। एंजाइम्स होते हैं, तो एंजाइम्स क्या होते हैं? इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। तो एंजाइम एक प्रकार के जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रिया को दर को बढ़ा देते हैं। प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है एंजाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? तो ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विकिरण विधि के द्वारा ऊर्जा जो होती है वो सूर्य से पृथ्वी की ओर स्थानांतरित करती है, यानी कि यात्रा करती है। इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। तो ऊष्मा का विकिरण विधि जो होता है ऊष्मा संचरण या स्थानांतरण की एकमात्र ऐसी विधि है
जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अन्य जो 2 विधि हैं चालन और संवहन, उसमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत रोग है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन यानी कि हीमोफीलिया जो होती है वो अनुवांशिक यानी कि वंशानुगत रोग होती है। हीमोफीलिया को राजघराने की बीमारी भी कहा जाता है क्योंकि इसकी सबसे पहले जो प्रभावित हुई थी वो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86, गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। तो गतिज ऊर्जा निर्भर करती है गतिशील पिंड के वेग तथा भार दोनों पर, यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 हाफ mv² होता है। सबने सुना है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² होता है। तो किस पे निर्भर कर रही है? मास पे और उसके वेग पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लार किसके पाचन में मदद करती है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि लार जो होती है वो स्टार्च के पाचन में मदद करती है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होगा। अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, सदैव आभासी होता है। ठीक है, और कैसा होता है समझ लीजिए एक्सप्लेनेशन में। तो अवतल लेंस से जो बना प्रतिबिंब होता है वो आभासी यानी कि काल्पनिक, सीधा और छोटे आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम होता है सोडियम सिलिकेट। क्या होता है? सोडियम सिलिकेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान दिया जाता है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन यानी कि कॉर्निया। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की आँख खराब हो जाती है तो पूरी की पूरी आँख नहीं दान में दी जाती है, उसका जो कॉर्निया पोर्शन होता है उसको निकाल करके दूसरे व्यक्ति पे लगा दिया जाता है। तो नेत्रदान में कॉर्निया को दान दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 91 क्या है, अगर एक बार चुंबक को 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाता है तो जो प्रत्येक चुंबक होंगे उसके ध्रुव शक्ति कितनी हो जाएगी? तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन डी यानी कि वह समान रहेगी। ठीक है, उसकी ध्रुव शक्ति पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है, केल्विन पैमाने पर किस बिंदु पर जल उबलता है? तो सेल्सियस पैमाने पर किस बिंदु पर जल उबलता है, पहले आप लोग ये बताओ। तो इसका आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है, आपको इसमें चेंज करना है केल्विन में, तो इसमें 273 आप लोग और जोड़ दो, तो ये चेंज हो जाएगा केल्विन में, यानी आ जाएगा 373 केल्विन। ठीक है, सेल्सियस को अगर केल्विन में चेंज करना होगा तो उसमें 273 और ऐड कर दिया जाता है। तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी यानी कि 373 केल्विन पे जल उबलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 93, किसी तत्व का परमाणु भार 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व के अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो हमने आपको बार बार बताया ये चीज़ कि जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर्स ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं, यानी कि आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन है 18 प्रोटॉन होंगे। और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी 35 माइनस में 18 यानी कि 17 जो होंगे इसमें न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो हमने अभी आपको बता ही दिया है, इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी यानी कि 46 होती है, 23 की पेयर में पाई जाती है ये। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है, मानव शरीर में कोशिकाओं से बना होता है क्या? क्रोमोसोम, और इसकी संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 46। गुणसूत्र को मानव के अनुवांशिक गुणों का वाहक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द्रव सोना किसे कहते हैं? ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, द्रव सोना किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन सी यानी कि पेट्रोलियम को द्रव्य सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तो यदि किसी वस्तु की चाल को आधा कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? अभी हमने आपको बताया गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है। अगर आप v को आधा कर दोगे यानी कि v/2 कर देंगे तो इसका स्क्वायर करने पे गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 1/4 यानी कि 1/4 रह जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/4 रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। तो एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन बराबर होता है 22.4 लीटर के। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22.4 लीटर के बराबर होता है 1 मोल का आयतन। कहाँ पे? तो एनटीपी पर 1 मोल का जो आयतन होता है वो बराबर होता है एनटीपी पे 22.4 लीटर के। अगर आपसे पूछेगा प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टेम्परेचर कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में मापेंगे तो 273 होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारा चीज़ एनटीपी पे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीकाकरण के जनक हैं। तो टीकाकरण के जनक कौन है? इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन है यानी कि एडवर्ड जेनर जो हैं वो टीकाकरण के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है,
ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान को बढ़ाता है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि भूतापीय ऊर्जा जो होती है वो ऐसी ऊर्जा का स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान को बढ़ाती है। ठीक है, अब आइए चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। इसके बाद फिर वीडियो को यहीं पे एंड कर देंगे और आपको वीडियो कैसा लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, गतिज ऊर्जा तथा संवेग के बीच संबंध क्या होता है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है पी स्क्वायर अपॉन में 2m। अगर आपको कहीं कहीं पे ये दिया हो p इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 2km, तो आपका ये भी आंसर जो होगा क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी आंसर होता है गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच में संबंध, और ये वाला ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके इसके रिस्पॉन्स जरूर दीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। थैंक यू सो मच।